Hey guys, so welcome back to my YouTube channel. Today we're gonna discuss about current affairs which occurs today according to the Hindu. So without wasting any single second, let's get start. So learners, जैसा कि आप जानते हो कि मैं द हिंदू को एक्सप्लेन करता हूँ, तो आज का जो पहला आर्टिकल है वो है द हिंदू के अकॉर्डिंग कि ईरान में अर्ज इंडिया टू रीस्टार्ट ऑयल इंपोर्ट। ये जो आर्टिकल है ये हमसे ये कह रहा है कि जो ईरान है वो आने वाले टाइम पे जैसे कि 15 या 16 तारीख को जो मीटिंग रखा गया है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें इंडिया के ऊपर फोर्स कर सकता है कि हाँ भाई, आप हमसे जो तेल जा रहा था पहले आपने जो बंद कर दिया है वो आप फिर से रीस्टार्ट कर दो, कि आप फिर से हमसे तेल इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। इसके ऊपर वो हम पे जोर डाल सकता है। और ये जो SCO है इसका जो मीटिंग होने वाला 15 या 16 तारीख को, उसमें जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट है वो प्रेजेंट रहेंगे, चाइनीज़ प्रेसिडेंट वो प्रेजेंट रहेंगे, रशियन और ईरानियन प्रेसिडेंट वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट आर्टिकल में कहने का मतलब ये है कि SCO का जो मीटिंग है वो तो होगा ही होगा, पर उसके साथ इफ़ अगर ईरान के प्रेसिडेंट है अगर वो चाहे तो वो इंडियन प्रेसिडेंट से भी अलग से बात कर सकते हैं SCO के मीटिंग के अलावा भी, क्योंकि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हाल फिलहाल में ही अभी चेंज होकर के इब्राहिम रईसी बने हैं, और जब से वो उनका प्रेसिडेंट का टर्म स्टार्ट हुआ है उस टर्म में उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल रिलेटेड अभी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर कोई भी मीटिंग नहीं करी है। तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले ईरान से ये तेल लिया करता था, लेकिन जब से USA की P5+1 डील आई है इसके ऊपर उन लोगों ने ईरान के ऊपर में कुछ सेक्शंस लगा दिए, क्योंकि उन लोगों का इंटरनेशनल रिलेशन आपस में बहुत ही ख़राब है ईरान और USA के बीच में। और जो USA का P5+1 जो डील था उसमें इंडिया भी उसका पार्टिसिपेंट था। तब से वो 2018-19 के आसपास में ये जो हम लोग लेते थे इंपोर्ट वहाँ से करवाते थे तेल, वो बंद हो चुका है। और यहाँ पर में भी मतलब कि चांसेस हैं कि पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि ये ईरान जो है, ईरान के प्रेसिडेंट हमसे कह सकते हैं कि आप हमसे कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पर ही तेल ले लो। और एक टाइम को ईरान की जो इकॉनमी थी वो तेल के बदौलत बहुत ही बढ़िया थी। तो मुद्दे की बात यह है कि ये जो SCO है शंघाई कोऑपरेशन ऑपरेशन, इसका जो मीटिंग होगा इसमें हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट जाएंगे, आपके चाइनीज़ का जो प्रेसिडेंट है वो प्रेजेंट होंगे वहाँ, रशियन प्रेसिडेंट प्रेजेंट होंगे वहाँ। और गाइस यहाँ पर जो चाबहार को पोर्ट है वो आजकल काफ़ी सुर्खियों पे रह रहा है कि सब कोई कह रहा है कि वहाँ से एक रास्ता बनाया जाएगा मुंबई तक। तो ये पॉसिबल तभी होगा जब SCO की जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल हो। और SCO जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑपरेशन, इसके कौन कौन से मेंबर हैं ये आपको कमेंट डाउन करना है। और कैसा कि एक करंट अफेयर ये भी है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो अभी चेंज हुए हैं, तो वो भी इस मीटिंग में प्रेजेंट होंगे, जिनका नाम है शहबाज शरीफ। तो ये जो चाबहार पोर्ट है इसके ऊपर एक फैक्ट ये है कि ये डेवलप बाय इंडियन है, इसे हमारे प्यारे भारत ने ही बनवाया है। तो देखते हैं कि ये 15-16 तारीख को जो SCO का मीटिंग है इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या रिजल्ट निकलता है। सो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, जिसको आप GS पेपर 2 पॉलिटी से रिलेट कर सकते हो। तो ये इसका हेडिंग कुछ इस तरह से कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज अ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाला जो ब्लेम है कि फ्रॉड है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कहा है डॉक्टर G मोहन गोपाल ने, जो कि बहुत ही सीनियर लॉयर है ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये मेंशन करता है कि CWS जो इकोनॉमी व्हीकल सेक्शन है उसको कोटा मिलता है 10% का। ये जो कोटा है रिजर्वेशन है ये बेसिकली SC ST OBC इन पर मिलता है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो
तो हमारे जो डॉक्टर जी मोहन गोपाल जी हैं, इनका कहने का मतलब ये है कि जो रिजर्वेशन है वो पॉवर्टी, गरीबी के ऊपर में कभी भी नहीं मिलता है। ये रिजर्वेशन तो मतलब ये फैक्चुअल बात है कि रिजर्वेशन तो आप ही पता है ये इसलिए होता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि हमारे देश में जो ST SC जो कि दलित हैं उनके साथ इन इक्वलिटी ना हो, इसलिए आर्टिकल 21, 14, 15, 16 ये सब आया था, है ना। तो इन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रिजर्वेशन है वो कभी भी गरीबी के ऊपर नहीं होता है, जो रिजर्वेशन है वो इक्वलिटी हटाने के ऊपर होता है। और जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें CWS कोटा के बारे में इन लोगों ने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है उन लोगों ने ये कहा है कि अगर कोई भी बंदा है या बंदी है, अगर उनका एनुअल इनकम अगर 8 लाख के नीचे होता है तो वो एलिजिबल है। तो मतलब कि वो एलिजिबल है अपना 10% कोटा क्वालिफाई करने के लिए, उनको पैसे मिलेंगे, उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं सॉरी, मतलब कि उनको कोटा मिलेगा। कहने का मतलब ये है अगर वो 8 लाख से कम उनकी एनुअल इनकम रही, अगर आप 8 लाख को मतलब कि अगर 12 से डिवाइड करते हो तो तकरीबन आएगा 66,666, हाँ यही क्या आएगा। मतलब कि अगर कोई बंदा अगर 66,000 से अगर नीचे कमाएगा, मतलब एक महीना नीचे सॉरी, अगर किसी की इनकम मतलब कि 66,000 होगी तो फिर वो EWS की कैटेगरी में आएगा और उसको कोटा मिलना चाहिए। पर ऐसा हो रहा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मतलब कि कोटा तो यहाँ पे मुश्किल से ST SC को भी कहीं कहीं तौर पर नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 66,000 किसी की पेमेंट रही तो फिर भाई वो भी एलिजिबल है EWS की कैटेगरी में आने के लिए। तो मानिए कि अगर कोई UPSC क्वालिफाई करता है, IAS बनता है, तो IAS की भी स्टार्टिंग सैलरी 56,000 से मतलब 70,000 के आसपास रहती है ना। तो मतलब कि भाई साहब वो EWS की कैटेगरी में एक IAS भी आएगा। कहने का मतलब ये है। तो उन लोगों ने नहीं, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं जो कि काफ़ी सीनियर है, डॉक्टर जी मोहन गोपाल, उनका ब्लेम है। ये हमेशा याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर जी मोहन गोपाल। ये SSC के प्रीलिम्स में आ सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते, क्वेश्चन यहीं से उठाया जाता है। तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट वाज अ फ्रॉड, ठीक है। डेट्स द करंट अफेयर ऑफ 14 September 2022। रिमेंबर माई वर्ड्स।